टेस्ट डिस्कशन इंग्लिश FLP 4 नाम इसका ये 4th FLP है। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, $500 डैश द प्राइस दैट द डीलर इज़ आस्किंग। याद रखिएगा इस तरह के सेंटेंसेस में जैसे कोई अमाउंट आ जाए, जैसे $500 है, अगर लफ्ज़ प्राइस आ जाए या अगर वर्ड आ जाए द अमाउंट, फिर ये 100% सिंगुलर होगा और उसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगा। अब इस बात का आपको पता लग गया, जो बात आपको पता हो उसकी बेसिस पे नंबर ऑफ़ ऑप्शंस कम करते जाएं। किस बात का पता चला कि द प्राइस जो है ये सिंगुलर है, तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगा। सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से मुराद इज़ है, आर नहीं है, ए ऑप्शन रॉन्ग। वॉज है, वर नहीं है, बी ऑप्शन रॉन्ग। हैज़ हो सकता था, हैव नहीं हो सकता, डी ऑप्शन रॉन्ग। जो बच गया वो ऑप्शन है थर्ड, ऑप्शन सी। यानी कि आप इसको ऑड वन आउट करके भी आंसर निकाल सकते थे सिर्फ इसी क्वेश्चन पे। याद रखिएगा ये टेक्निक हर एक पर अप्लाई नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेड एंड बटर इज़। अब जाहिर सी बात है यहाँ पर तो वो कन्फ्यूजन है नहीं कि इज़ आएगा या आर आएगा, तो ये लाइवलीहुड के मीनिंग में है। ब्रेड एंड बटर इज़ व्हाट द पुअर, पुअर एक गरीब आदमी, आ पुअर एक गरीब आदमी, आ पुअर मैन, और द पुअर मीन द पुअर पीपल। तो ऐसे केसेस को नॉमिनल्स कहते हैं जिसमें कि पूरे तबके की नुमाइंदगी की जाती है। इनमें पीपल का वर्ड अंडरस्टूड होता है। द पुअर में क्या वर्ड अंडरस्टूड है? द पुअर पीपल। द रिच में क्या अंडरस्टूड है? पीपल, द रिच पीपल। तो पीपल प्लूरल है और उसके साथ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, आंसर अल्फा। प्लूरल वर्ब का मतलब ये है कि वर्ब की पहली फॉर्म नीड के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा नहीं करना, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। डेल्टा ऑप्शन में नीडिंग, वांटिंग, लविंग, नोइंग ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब हैं। कॉन्टीन्यूअस टेंसेज में आईएनजी वाली फॉर्म जिन टेंसेज में इस्तेमाल होती हैं उनमें ये वर्ड यूज़ नहीं होते, तो फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, ए गोल्डन रिट्रीवर। रिट्रीवर नाम है, वैसे रिट्रीव जो डेटा आपका मोबाइल में या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे डिलीट हो जाता है और उसको आप दोबारा से रीस्टोर करना चाहते हैं यानी रिस्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ख़ास वर्ड है रिट्रीवर। ऐसे किसी ख़ास फील्ड का जो वर्ड होता है उसको जार्गन कहते हैं, तो ये कंप्यूटर की जार्गन भी है, डेटा रिट्रीव करना। अ गोल्डन रिट्रीवर इज़ वन ऑफ दोज डॉग्स। अब जाहिर सी बात आपको पता लग गया कि डॉग्स का नाम है दैट। अब दैट में आपने ये देखना है कि दैट हमेशा अपने से फ़ौरन पहले वाले वर्ड के लिए आता है, तो दैट के बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आना है या प्लूरल आना है, इसका फैसला दैट से फ़ौरन पहले वाला वर्ड करेगा और वो है डॉग्स। डॉग्स चूँकि प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएगा। सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ए में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर, इसलिए यही आंसर हो गया, बाकी सारे ऑड वन आउट हो गए हैं। दैट के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ आपको। दैट की जगह पर विच की जगह पर दैट आमतौर पर आ सकता होता है, लेकिन विच से पहले कॉमा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन दैट से पहले कभी कॉमा नहीं आता, नंबर 1। नंबर 2, विच और दैट आपस में दूसरी जगह इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के बाद जो मर्जी नाम आ जाए, बंदे का, एनिमल का, बुक का, नॉन लिविंग का, आप दैट ही यूज़ करेंगे। जैसे अली इज़ द बेस्ट टीचर, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है इसमें? द बेस्ट। इसके बाद टीचर पर्सन का नाम है, आप हु इस्तेमाल नहीं करेंगे। अली इज़ द बेस्ट टीचर दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस, तो आप दैट ही यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इट वॉज द फर्स्ट जर्नी। अब याद रखिएगा जैसे उर्दू में फ़िक्र के आखिर पर चुका था, चुकी थी, पास परफेक्ट टेंस की निशानियाँ होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में इट वॉज द फर्स्ट टाइम, इट वॉज द लास्ट टाइम, ये भी पास परफेक्ट टेंस की निशानी है। पास परफेक्ट में हैड और हेल्पिंग वर्ब हैड आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट वॉज द फर्स्ट जर्नी दैट ही हैड डैश ऑल ऑन हिज ओन। तो ये तो आपको पता है कि ए बी सी डी तीनों में थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, इसका मतलब है ये रूल इससे बढ़ के कोई और रूल है, और रूल ये है कि जर्नी के साथ कोलोकेशन में क्या वर्ड आएगा। कोलोकेशन कहते हैं दो वर्ड्स को कोल इस्तेमाल करना, आसान भाषा में बताऊँ, यानी कि ताकतवर का मतलब स्ट्रॉन्ग, ताकतवर का मतलब पावरफुल, मीनिंग के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं है।
लेकिन एसिड के साथ जब भी अंग्रेज़ लोग इस्तेमाल करेंगे, साइंसदान यूज़ करेंगे, तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड ही कहेंगे। तो इसको कोलोकेशन कहते हैं। यूज़ ऑफ टू वर्ड्स, दो लफ्ज़ों को एक साथ साथ ऐसे इस्तेमाल करना जैसे अंग्रेज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, उसको कोलोकेशन कहते हैं। तो जर्नी के साथ मेक, मेड, मेड आता है आंसर डेल्टा। जैसे हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा एक लेसन था, उसमें आपने कहा था कि क्रिस्टोफर मेड अ लेंथी डी टूअर, मेड अ डी टूअर हुआ था। डी टूअर कहते हैं जर्नी को। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैवंट बीन प्रॉलिंग, प्रॉलिंग कहते हैं आवारागर्दी करने को। इन दोज रूइंस, रूइंस कहते हैं खंडरात को। तो अगर स्टेटमेंट में हैवेंट नेगेटिव है तो फिर टैग क्वेश्चन में कॉमा लगा के जो टैग क्वेश्चन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ए और फोर्थ ऑप्शन डी तो हो नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि यू हैव, अगर स्टेटमेंट हैव के साथ है तो टैग आर के साथ नहीं होगा, सी रॉन्ग है, वो भी हैव के साथ ही होगा। तो अगर यू हैवेंट बीन प्रॉलिंग आप इन दोज रूइंस, तो क्या आप इन खंडरात में तो नहीं घूमते फिरते रहे हैं, तो हैव यू आएगा सेकंड ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 में दिस इज़ द सेकंड टाइम, जैसे हमने बात की थी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ द सेकेंड टाइम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। दिस वॉज द होता तो पास्ट परफेक्ट टेंस की अलामत होता। तो आपने अभी पढ़ा है पहले क्वेश्चन में कि चुका था, चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस की निशानी होती है, और चुका है और चुकी है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की उर्दू में निशानी होती है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इंग्लिश में दिस इज़ द सेकेंड टाइम आए, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आए, दिस इज़ द लास्ट टाइम आए, तो निशानी होती है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब होते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन। तो फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट भी हो सकता था, लेकिन उसके साथ हैज़ हेल्पिंग वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी ऑप्शंस इसलिए रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन में देखा आपने खाली फॉरगॉट है इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी में फॉरगेट्स लिखा हुआ इसलिए रॉन्ग है। और डी ऑप्शन में वॉज फॉरगॉटन नहीं आ सकता, क्योंकि दिस इज़ दी, इज़ है ना, ये प्रेजेंट है, तो ये पास्ट में कैसे आएगा? वॉज फॉरगॉटन तो पास्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर आपका बेटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही हैड अराइव्ड। आपने ये देखना है कि दो काम हुए हैं। एक जो काम पहले वाक़या हुआ है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सारे ऑप्शन में हैड और थर्ड फॉर्म तो लिखी हुई है, आई हैड रिटन द लेटर। अब जो काम लेटर इसने पहले लिखा है, जो काम पहले हो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है और हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ होगा। जो काम अब बाद में हुआ उसको टाइम क्लॉज कहते हैं। टाइम के लिहाज से जो बाद में हुआ तो वो बिफोर के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, यानी पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन डी आंसर हुआ बिफोर ही अराइव्ड। ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि यूज़ ऑफ डबल पास्ट परफेक्ट इज़ रॉन्ग। पहला हिस्सा में भी पास्ट परफेक्ट है, दूसरे में भी पास्ट परफेक्ट है। बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि आई हैड रिटन पहला हिस्सा पास्ट है, दूसरा हैज़ अराइव्ड प्रेजेंट में है, पास्ट मस्ट बी फॉलोड बाय पास्ट होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बी रॉन्ग हुआ। थर्ड ऑप्शन सी में भी ऐसे किया, उसने हैड रिटन लिखा हुआ है, ये पहला हिस्सा पास्ट में है, दूसरा हिस्सा भी लाजमी तौर पर पास्ट में आना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर डेल्टा हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, ये एक मुकम्मल जुमला है, हमारे मेहमान पहुंच चुके हैं। तो जब एक मुकम्मल जुमला आ जाए उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। उसके बाद खाली कॉमा नहीं आ सकता, उनको खाली भी नहीं छोड़ सकते। फर्स्ट ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, इसलिए मैं इसको पढ़ता ही नहीं हूँ, बी ऑप्शन पढ़ता हूँ। आवर गेस्ट्स हैड अराइव्ड सेमीकोलन दे आर सिटिंग, ये सिटिंग नहीं है सिटिंग है बेटा, करेक्शन ठीक कर लेना। ऐसे जो करेक्शन में मिस्टेक हो उसको टाइपो कहते हैं, टाइपो मिस्टेक, TYPO। अब टाइपो का लास्ट लेटर ओ है, जैसे मैंगो का लास्ट लेटर ओ था, लेकिन मैंगो के लास्ट लेटर ओ होने की वजह से हमने उसकी प्लूरल ES के साथ बनाई थी, मैंगोज़ ES। लेकिन टाइपो, पियानो, इनके एंड पर भी ओ आता है, लेकिन इनकी प्लूरल सिर्फ S के साथ बनाते हैं। बहरहाल सेकंड ऑप्शन बी देखिएगा, आर गेस्ट्स हैड अराइव्ड, ये पास्ट टेंस है, दे आर सिटिंग इन द गार्डन, तो सिटिंग लिखा होना चाहिए था, स्पेलिंग मिस्टेक हुई। तो सिटिंग जो है दे आर सिटिंग ये प्रेजेंट है, पहला हिस्सा पास्ट में तो दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पे पास्ट में होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन बी इसलिए रॉन्ग हो गया, और थर्ड ऑप्शन सी भी इसलिए रॉन्ग हो गया। और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा, आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड सेमीकोलन दे आर सिटिंग इन द गार्डन, ये आपका आंसर हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन ए हैव अराइव्ड के बाद कॉमा लगाया हुआ इंडिपेंडेंट क्लॉज के इसलिए रॉन्ग है। बी ऑप्शन में हैड अराइव्ड है और आगे चलकर दे आर सिटिंग लिखा हुआ इसलिए रॉन्ग है।
और चार्ली ऑप्शन में भी द गेस्ट अराइव्ड ये पास्ट है और फिर आगे चलकर दे आर सिटिंग ये प्रेजेंट है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर क्या हुआ जी? फोर्थ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अनलेस वी स्टार्ट नाउ वी कैन नॉट बी ऑन टाइम। अनलेस के साथ याद रखिएगा आमतौर पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मार्कर होता है, तो आंसर ए हुआ। बी क्यों रॉन्ग है? अनलेस के साथ डोंट नहीं आ सकता इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी किस लिए रॉन्ग है जी? अनलेस वी विल। मैंने भी अर्ज़ किया कि अनलेस जो है आमतौर पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मार्कर होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसमें रॉन्ग है। और डेल्टा में आपको यही बताया कि जब विल रॉन्ग है तो वुड भी रॉन्ग होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, आई रिमेंबर मिसिस ब्रूल। रिमेंबर वर्ब है, मिसिस ब्रूल नाउन है, वर्ब और नाउन के दरमियान में कॉमा नहीं आता। ए ऑप्शन तो वैसे रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन देखिएगा, आई रिमेंबर मिसिस ब्रूल सेमी कॉलन हुज। सी ऑप्शन देखिए, आई रिमेंबर मिसिस ब्रूल हुज कॉलन आया हुआ है। याद रखिएगा बी और सी इसलिए रॉन्ग है कि हु विच और दैट से स्टार्ट होने वाली क्लॉज रिलेटिव क्लॉज कहलाती है और रिलेटिव क्लॉज से पहले सेमी कॉलन नहीं आता। बी ऑप्शन रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन सी में भी हुज रिलेटिव क्लॉज का मार्कर है और रिलेटिव क्लॉज से पहले कॉलन नहीं आता। रिलेटिव क्लॉज से पहले या तो कुछ भी नहीं आएगा अगर वो इसेंशियल पार्ट है, और अगर नॉन इसेंशियल पार्ट है तो सिर्फ कॉमा आएगा, जैसे कि फोर्थ ऑप्शन डी में आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर इसलिए रॉन्ग है कि रिमेंबर और मिसिस ब्रूल के दरमियान में कॉमा है, इसलिए रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है कि हुज रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज से पहले सेमी कॉलन नहीं आता। सी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि हुज रिलेटिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज से पहले कॉलन नहीं आता। डी ऑप्शन इसलिए आंसर है कि रिलेटिव क्लॉज से पहले कॉमा आ सकता है और नहीं भी आ सकता। फोर्थ ऑप्शन डी आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ओनली आफ्टर हर डेथ। ये स्ट्रेस देने के लिए नो सूनर से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, नेवर बिफोर, नेवर अगेन, हार्डली, स्केसली, मियरली, सेल्डम, जब भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट हो या किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो या किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो इन्वर्जन होती है। इन्वर्जन का मतलब ये है हेल्पिंग वर्ब वॉज पहले आएगा और सब्जेक्ट आई बाद में आएगा। तो ओनली आफ्टर हर डेथ आई वॉज की बजाय वॉज आई होना चाहिए था। ए और बी ऑप्शन तो इसलिए रॉन्ग हो गया। तो सी और डी में देखिएगा वॉज आई एबल दोनों ठीक हैं। एबल टू अप्रिशिएट होता है जैसे सी में है, एबल टू अप्रिशिएटिंग नहीं होता, इसलिए डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हुआ। फर्स्ट ऑप्शन ए बी मैं बता चुका हूँ, वाज आई होना चाहिए था इसलिए रॉन्ग है। डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है कि एबल टू अप्रिशिएट, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आती। लुक फॉरवर्ड टू मुंतज़िर होना, विद ए व्यू टू की गरज से, लुक फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू, अवर्स टू नापसंद करना, ठीक है। गेट यूज टू आदी होना, डिवोटेड टू, अवर्स टू, एडिक्टेड टू, इन सब के साथ आईएनजी वाली फॉर्म ही आती है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग देयर फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए पढ़ता हूँ, नीदर द डॉक्टर्स नॉर द नर्स। नीदर नॉर में पहली बात तो नीदर के साथ नॉर आता है, इधर के साथ और आता है। सारे ही ऑप्शन में ना इधर के साथ नॉर आया है, ना इधर पढ़ें आपकी मर्ज़ी, नीदर पढ़ें आपकी मर्ज़ी, दोनों ठीक होते हैं। अब ए ऑप्शन में देखें, नॉर के बाद एक चीज़ कांस्टेंट है कि क्या कि नॉर के और के बट ऑल्सो के बाद वाले वर्ड के अकॉर्डिंगली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आएगा। वेरिएबल दूसरी चीज़ है, वो क्या है कि नॉर के बाद सिंगुलर वर्ड भी हो सकता है, प्लूरल भी वर्ड हो सकता है। ए आपका आंसर जो हुआ वो डी हुआ, नीदर द नर्स नॉर द डॉक्टर्स। अब नॉर के बाद आपने देखा द डॉक्टर्स है तो इसके बाद वर्ब भी प्लूरल आएगा। प्लूरल वर्ब का मतलब है कि लाइक के साथ एस का इजाफा नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर जी वो तो सी में भी नहीं हुआ तो फिर आगे क्या प्रॉब्लम है? तो भाई बात ये है, नॉर के बाद जो वर्ड है डॉक्टर्स जो कि प्लूरल है, ना सिर्फ आगे चल के वर्ब लाइक इसके अकॉर्डिंगली आएगा बल्कि वैन के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव भी डॉक्टर्स के मुताबिक आएगा और डॉक्टर्स प्लूरल है, देर आना चाहिए था। थर्ड ऑप्शन सी में हर लिखा हुआ इसलिए रॉन्ग है। एनीवेज आपका आंसर हुआ जी डेल्टा। ए ऑप्शन नॉर के बाद द नर्स है तो लाइक्स होना चाहिए, और बी ऑप्शन में नॉर के बाद डॉक्टर्स है तो लाइक होना चाहिए। सी ऑप्शन में बता चुका हूँ आपको, डॉक्टर्स की अकॉर्डिंगली सी में लाइक वर्ब तो प्लूरल आ गया लेकिन व्हेन के बाद पोजेसिव एडजेक्टिव हर सिंगुलर है जबकि हमें देर यूज़ करना चाहिए था। डेल्टा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फेलिसिटी खुशी को कहते हैं, हैप्पीनेस को, आंसर आपका अल्फा हुआ। हैप्पीनेस कनात, कंटेंटमेंट, प्लेजर और चीयरफुलनेस। फैसिलिटी सहूलत को कहते हैं, एबिलिटी, सर्विस और रिसोर्स। रूडनेस गुस्ताखी बदतमीज़ी को कहते हैं, इम्पोलाइटनेस, ऑफेंसिवनेस और वल्गैरिटी। सिंपलिसिटी सादगी को कहते हैं, ईज, प्लेननेस और ह्यूमिलिटी। क्वेश्चन नंबर 14 पैराडॉक्स
कॉन्ट्राडिक्शन को कहते हैं, आंसर आपका अल्फा हुआ। इनकन्सिस्टेंसी, कॉन्ट्राडिक्शन के और मतलब क्या क्या हो सकते हैं, इलॉजिकलिटी, डिनाइल और अपोजिशन। ग्रीफ सदमा को कहते हैं सॉरो, पेन और मिजरी। फिक्शन कहते हैं फर्जी कहानी को। लिटरेचर फॉल्सहुड या इल्यूजन, ए के साथ एल्यूजन होगा तो उसका मतलब होता है हवाला देना या हवाला। रिलीफ, सुकून को कहते हैं रिस्पाइट, वक्फा, असिस्टेंस, मदद, सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कोनेसा पेंटिंग एक्सपर्ट को कहते हैं, स्पेलिंग याद कर लें, CONNO आई, दो एन आएंगे, दो एस आएंगे, EUR, कोनेसा पेंटिंग एक्सपर्ट। टेस्ट नंबर 4 की डिस्कशन कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस और उनके साथ एडिशनल रूल्स समझ आ गए होंगे, और अगर ना आए तो फिर आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही हमारी नम्स के FLP 4 की डिस्कशन मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।